का बहुत बहुत धन्यवाद है। पत्रकार बंधुओं का, हमारे पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी का, सुमित्र भाई का, और विशेष रूप से हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष गोदयाल जी आए हैं। मैं सब लोगों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हल्द्वानी आए थे तो आज सुबह प्रातः बातचीत हुई तो मैंने कहा एक कप चाय पी लीजिए। तो मैंने सोचा जब आ रहे हैं तो एक एसपी, क्योंकि प्रदेश के कांग्रेस के हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं, विधायक भी रहे हैं हम लोगों के साथ, और इस समय पार्टी के लिए बहुत मजबूती से काम भी कर रहे हैं। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करूंगा गोदयाल जी से कि आप सब लोगों के बीच में, पत्रकार बंधुओं के बीच में अपनी बात को रखेंगे। पहले आप बोलेंगे, फिर अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग अपनी बात को भी बड़े नर्मता से अपनी बात को आप कह सकते हैं। धन्यवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय और बहुत ही अग्रज सीनियर नेता आदरणीय बेहड़ जी, आदरणीय हमारे यहाँ पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सुमित्र भुल्लर जी, महिला कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्षा जी, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे प्रिय पत्रकार साथियों, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस शॉर्ट नोटिस में यहां पर आकर अपना समय दिया और निश्चित रूप में आपके समाचार चैनलों के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात को आगे लोगों तक पहुंचा सकेंगे, यहाँ की आवाम तक पहुंचा सकेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश में राजनीतिक स्थिति बहुत विकट हो गई है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप लोग जानते हैं कि 2022 के चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का सहारा लेकर झूठ को स्थापित किया और तदोपरांत वो जनता के जनादेश को बदलने में सफल रहे और उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। हमें उम्मीद थी कि चाहे ये अनफेयर मीन्स के आधार पर चुनाव जीते हों, गलत तौर तरीकों के आधार पर चुनाव जीते हों, लेकिन उसके बावजूद ये प्रचंड बहुमत कहीं न कहीं जनता के काम आएगा। हमें उम्मीद थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा हैं और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ये समझते होंगे कि एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार कितना बड़ा घातक होता है और एक सरकार का भ्रष्टाचार कहीं आगे चलकर परंपरा न बन जाए। ये युवा हैं, ये इस बात का जानकारी रखते होंगे, इसलिए ये शुचिता के आधार पर उत्तराखंड प्रदेश की सरकार को चलाएंगे। लेकिन हमारा ये सोचना नितांत एक भ्रम था। आज प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैंने पहली बार सुना कि नदियों के जो खनन का काम होता है वो कोई दक्षिण भारत की एक कंपनी को दे दिया गया है, और यहाँ तक कि उन नदियों के खनन के काम में जो जांचें होती हैं उस जांच का अधिकार भी उस प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। पूरा हरिद्वार शहर और यहाँ तराई का इलाका सरकार के इस नीति से लहलुहान है, सरकार की इस नीति का खामियाजा भुगत रहा है और लिहाजा इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार में बैठे हुए राजनेताओं को भरपूर उसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। इससे जनता में इस सरकार के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास खत्म हुआ है। सरकार अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए तमाम तरह के एक्ट ला रही है, ये आपके सामने है। मैं दो महत्वपूर्ण बातों पर आप लोगों के सामने अपने विचार रखूंगा। एक तो नंबर एक ये है कि पिछले 1.5 साल से 2 साल से, बल्कि 2022 के चुनाव में भी बड़े जोर शोर से ऐलान किया गया कि हम यूसीसी लाएंगे और संदेश ये दिया गया कि इस यूसीसी से इस प्रदेश में रहने वाले एक तबके को नुकसान होगा और बाकियों को फायदा होगा। ये भेद करके चुनाव जीतने की इनकी मंशा थी, जो इसमें सफल भी रहे होंगे। 22 का चुनाव जीते। लेकिन जब ये यूसीसी अब सामने आया तो मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के मुखिया से, धामी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस यूसीसी से
जिस तथाकथित तबके को ये फायदे की बात कर रहे हैं उससे क्या फायदा हुआ, एक फायदा बता दें कि इससे क्या फायदा हुआ, वो उस फायदे को बता दें। और दूसरी बात है कि हमारे इस प्रदेश को, जिसको कि सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे प्रदेश में ये प्रावधान उसके तहत किया गया कि जो युवा लिव एंड रिलेशन में रहना चाहते हैं उनके लिए एक कानूनी वस्त्र बना दिया गया, कानूनी जामा बना दिया गया कि वो रहना चाहते हैं। मैंने कल भी और आज भी मुख्यमंत्री जी से पूछा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके परिवार के कोई लोग, बेटा या बेटी, अगर इस तरह के लिव एंड रिलेशन के लिए इस तरह रहेंगे, इस तरह अप्लाई करेंगे, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्योंकि हम सब इस प्रदेश की इकाई एक परिवार है, इसलिए जब अपने परिवार पर बीतती है तो तब पता लगता है कि क्या होता है। जब खुलेआम बच्चे माँ बाप को, अभिभावकों को आंखें दिखाकर ये कहेंगे ये सरकार ने हमें छूट दे रखी है, तो उस समय इस प्रदेश की उस सबसे छोटी इकाई परिवार का क्या होगा? क्या वो परिवार एक रह पाएगा? तो धामी जी इस प्रदेश को, इस देवभूमि को, जिसकी ख्याति देवभूमि के नाम से है, देवभूमि के रूप में है, इस ख्याति को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं। फिर उसके बाद बड़े जोर शोर से ये प्रचारित किया कि हम एक मजबूत भू कानून ला रहे हैं, मजबूत भू कानून ला रहे हैं। भाई मजबूत भू कानून ठीक है, हमने कहा कि स्वागत है इस बात का, और हम इसको देखना चाहते हैं कि मजबूत भू कानून क्या है। लेकिन मजबूत भू कानून ये है इनका कि 2018 में इनकी सरकार ने जो भू कानून बनाया उसको निरस्त किया, और अब 2018 के भू कानून को निरस्त करके कुछ प्रावधानों को भाषा बदलकर उसी को नए रूप में परोसा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 2018 के भू कानून को बदला है तो इसका अर्थ ये है कि उस भू कानून से उत्तराखंड प्रदेश का नुकसान हुआ है। नंबर एक बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उस भू कानून से जो आपकी सरकार ने 2018 में बनाया, अगर उस भू कानून से इस प्रदेश का नुकसान हुआ है तो कृपया आप उस नुकसान को सार्वजनिक करिए कि क्या नुकसान हुए थे। नंबर दो, उस भू कानून के नुकसान की भरपाई के लिए वर्तमान भू कानून में आपने क्या प्रावधान किए गए? अगर उस भू कानून से, 2018 के भू कानून से प्रदेश की जमीनें खुर्द-बुर्द हुई हैं, तो उन खुर्द-बुर्द हुई जमीनों को आप इस वर्तमान भू कानून जो आप लाए हैं इससे कैसे रिकवर करेंगे उस नुकसान को? कृपया आपको ये बात बतानी पड़ेगी। लेकिन अफसोस है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूसीसी में एक तरफ कहते हैं कि इस प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और डेमोग्राफी चेंज होने के पीछे इनकी मंशा आप सब लोग जानते हैं क्या है। लेकिन मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और वर्तमान में इस प्रदेश की सरकार को कि पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शासन कर रही है, और उसके बाद पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। इस 8 साल में और 11 साल में इस प्रदेश में हुए डेमोग्राफिक चेंज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी किसको दोषी मानते हैं? कृपया इस बात का भी जवाब दें। एक तरफ आप यूसीसी के माध्यम से ये कह रहे हैं कि जो 1 साल भी इस प्रदेश में रहेगा वो यहाँ का नागरिक कहलाएगा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस डेमोग्राफी चेंज कर रही है। भाई कांग्रेस के हाथ में न केंद्र की सत्ता है, कांग्रेस के हाथ में न राज्य की सत्ता है, और अभियोग लगाओ आप कांग्रेस पे, पाप करें ये और अभियोग लगाएं कांग्रेस पे। आज स्पष्ट रूप से यहाँ का जनमानस, यहाँ का नागरिक, उत्तराखंड का नागरिक मुख्यमंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण चाहता है। होता यह था कि स्पष्टीकरण, इस प्रकार के स्पष्टीकरणों के लिए पक्ष और विपक्ष सदन में, बतेरी बार ऐसा होता है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं वो भी सरकार की किसी नीति से सहमत नहीं होते हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन पूछें तब तो जब ये समय दें। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जहां कम से कम 3-4 दिन का समय बहस के लिए होना चाहिए था, उसको आधे दिन में निपटाते हैं। इन एक्टों पर, जो एक्ट बने, इन पर, इनके पारण के लिए, इन एक्टों को पास करने के लिए 70 विधायकों को बोलना होता है कि वे अपनी अपनी राय बोलें, उसके लिए कम से कम 3-4 दिन का समय लगता है। बिल्कुल समय नहीं देते हैं और 3-4 दिन में सब कुछ निपटा देते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, सरकार सवालों से भाग रही है, और जब सरकार सवालों से भाग रही है तो हम जनता के बीच आकर सवाल पूछ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक, यहाँ के सब लोग
सरकार से इस बात का जवाब मांगेंगे। अभी कल परसों आप जानते हैं किस प्रकार से एक मंत्री ने किस प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग किया। कोई भी हो, वो तराई का रहने वाला हो, वो पहाड़ का रहने वाला हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है, वो मंत्री हो कोई हो, उसको यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को सामाजिक दृष्टि से एक तबके को गाली दे, किसी को भी, चाहे प्लेन्स वाले को चाहे पहाड़ वाले को, किसी को यह अधिकार नहीं है। लेकिन एक मंत्री ने किस प्रकार से गाली दी, इस प्रदेश की संस्कृति को दूषित किया। और उसके बाद हमने बेहड़ जी हमने रास्ता भी बताया। मैंने पहला जो अपना फेसबुक में जो मेरा वक्तव्य था, मैंने ये कहा कि भाई ये विकराल रूप ले लेगा, ये विकराल रूप ले उससे पहले मंत्री बेहड़ जी इसमें कहें कि भाई रॉ में मेरे मुंह से कुछ निकल गया और स्पष्ट रूप से मैं माफी चाहता हूं, ये बोल दें वो। लेकिन तानाशाही में वो बिल्कुल ऐसा करने को तैयार नहीं। उन्होंने जो शब्द कहे, उन शब्दों को मैं एज इट इज आप लोग के सामने रखता हूं कि अगर मेरी बात से किसी को दुख हुआ होगा तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मतलब उस दुख के लिए खेद प्रकट करते हैं, अपनी बात के लिए खेद प्रकट नहीं करते हैं। जो किसी को दुख हुआ होगा उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। ये शब्दों का जाल है, जिन शब्दों के जाल से उसके ऊपर से एक तो कोड़ और ऊपर से खाज क्या हुई? कोड़ तो ये हुआ कि जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, और खाज फिर क्या हुई कि विधानसभा की अध्यक्ष उनको इस तरह संरक्षण उनको दे रही हैं और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ऐसे हड़का रही हैं जैसे कि इनकी मर्जी से कोई विधानसभा में आया होगा। विधानसभा के अध्यक्ष जी, आप जो रॉब कर रही है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो रुख जो जिस तरह आप कर रही हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष के पद को सुशोभित नहीं करता, ये विधानसभा अध्यक्ष के पद के अनुरूप नहीं है। इसलिए मैंने, और मुख्यमंत्री जी भी याचक बन के बोल रहे हैं प्रेमचंद जी की तरफ याचना कर रहे हैं। ये इस प्रदेश की तौहीन है। और मैंने प्रेमचंद जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी का मैंने इस्तीफा मांगा है। हम सब लोग मांग करते हैं कि इनको नैतिकता के आधार पर इन पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मेरे से कुछ छूट गया होगा तो मैं स्वागत करता हूं। भाई हेमेश खरपाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। और आपके प्रश्नों के पहले मैं उम्मीद करता हूं कि बेहड़ जी आप कुछ बोलेंगे। हो गया, बोले आपने कह दिया आप ही एक कुछ प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। आपने कहा कि सरकार जो है जनता का भरोसा खो चुकी है। कौन? सरकार जो है जनता का भरोसा खो चुकी है। बिल्कुल। उनकी नीतियां ऐसी हैं, लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया, निकाय चुनाव हो गया, कांग्रेस लगातार हारती है। मैंने एक चीज और कही, आपने वो गौर किया होगा, मैंने एक चीज और कही कि पिछला चुनाव हो चाहे वर्तमान चुनाव हो, हमारे खेड़ा साहब यहाँ बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने अनफेयर मीन्स अर्जित करके और उन अनफेयर मीन्स को पूरी झोंक कर ये चुनाव जीत रहे हैं। हमें ये हमारा राजनीतिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि हम सरकार के इन रवैयों को जनता के सामने बेनकाब करें। हम वो कर रहे हैं। अभी हल्द्वानी की मैं बात बताऊं, यहां भी ऐसा हुआ, इंगित कर करके एक एक परिवार में कितने वोट कौन से कांग्रेस के हैं कौन से दूसरे के हैं उनको काटा गया है। ये अनफेयर मीन है, ये गैर लोकतांत्रिक है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से नकल करके कोई पास हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी है। ये पास हो गए लेकिन इन्होंने गलत तरीके से ये पास किया है, ये परीक्षा गलत तरीके से पास की। हल्द्वानी की मैं बात करूं, हल्द्वानी की बात करूं, जो सर्टिफिकेट मिले हैं वो सर्टिफिकेट मिले हैं कि भाई इस पोल पे माना उदाहरण के लिए 750 वोट पड़े हैं। जो वहां पर अधिकारी होते हैं आखिरी में एक सर्टिफिकेट देते हैं ना कि इस वोट इतने पड़े, जब खोला तो उसमें या तो 200 कम है या किसी में 200 ज्यादा है। क्या हुआ ये? यहां भी ऐसे हुआ है। अनफेयर मीन है सरकार के। जब सत्ता में बैठे हुए लोग अधिकारियों को अपना एजेंट बनाकर काम करवाएंगे तो भाई ठीक है, हम झेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जनता के सामने खुलासा करने का भी हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। हम अपने उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। गोदल जी, हाँ, आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी बेहड़ जी हैं, क्योंकि जो संगठन में जो उठापटक चल रही है और खासतौर से उधम सिंह नगर में, जिसको लेकर जगराज बेहड़ जी ने एक बदलाव के लिए भी आह्वान किया है। और क्या आप उस बात का समर्थन करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ उधम सिंह नगर में 2 दौड़ों में साफ बटी हुई दिख रही है कांग्रेस, जहां वरिष्ठों मेरी बात सुनिए, जहां तक इग्नोर किया जाता है, जहां ये हार का कारण नहीं रहा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं उधम सिंह नगर के कांग्रेस यूनिट को किसी धड़े के रूप में नहीं देखता, मेरे को जानकारी इस बारे में नहीं है। और
अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं बेहड़ जी से बात करके सभी जितने भी मतलब आप लोग हैं, मीडिया देखते नहीं, मतलब बेहड़ जी ने खुले आम आह्वान किया और उन्होंने यहाँ तक क्या प्रदेश कांग्रेस तक को में भी बदलाव की बात करी। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, क्या आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है? नहीं मेरा अभी आपने ये तो बताया कि ये खेड़ा जी मेरी बात अनफेयर मीन से हारे। मेरी बात सुनिए, किसी प्रश्न का उत्तर मुझे किस सीमा तक देना है ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा तो नहीं कि मैं आपके मन के अनुरूप जवाब दूं। नहीं, मैं अपने मन के अनुरूप जवाब दे रहा हूं कि ये जो अगर कोई बातें हैं तो हम इसमें मिल बैठकर घर के अंदर बात करेंगे। गोरिया जी, अभी आपने अनफेयर मीन्स की बात करी है, इस बात को जनता के बीच में क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस थ्रू लेके जाएंगे या जमीन पर भी कुछ कांग्रेस जमीन पे देखिए, हम लोग जमीन पर इस काम को करेंगे और निश्चित रूप में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। अभी आप लोग सब पत्रकार जगत के भाई लोग हैं, आपने देखा होगा 4 दिन बीजेपी के लोगों ने बड़ा हल्ला किया कि अमेरिका से पैसा आया, इसको आया उसको आया, और आखिरी में अमेरिका के राष्ट्रपति से स्टेटमेंट आ गया कि वो पैसा, उन्होंने कहा कि माय फ्रेंड मोदी जी को मैंने वो कितना अरब डॉलर या क्या ऐसा 21 अरब डॉलर तो आपके सामने है। लेकिन 4 दिन कैसा उछाल दिया था। अगर ये बात अमेरिका से नहीं आती तो वो तो चिपका देते हम पे कि कांग्रेस को इस तरह का भी पैसा है, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको इस बात को जनता के बीच लेके जाना है। आज कदम कदम पर हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन के माध्यम से अपना तो करप्शन जो किया इस देश का नुकसान, लेकिन अगर हर संस्था को, जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके हेड्स, उनके मुखिया अगर इनके लिए काम करें तो तब तो वो ठीक है, अदरवाइज उसको पैरालिसिस कर देते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। ये इनकी प्रैक्टिस है। हम इस प्रैक्टिस का विरोध करते हैं, हम इस प्रयास का विरोध करते हैं। आपका प्रश्न था कि क्या आप धरातल पे भी करेंगे? सिर्फ प्रेस के माध्यम से नहीं, हम धरातल पे भी करेंगे। मैं बेहड़ जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह का एक वाकया पूरे प्रदेश में शुरू हुआ कि साहब मीटर लगाएंगे। आपको याद होगा 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे। सरकार को क्या 1 साल पहले पता नहीं था कि हमें स्मार्ट मीटर भी लगाने हैं? और अगर वो लगाने थे तो ये पहले के मीटर क्यों लगे? बतेरी जगहों पर 1 साल पहले वो मीटर लगे हैं, यहां भी लगे होंगे मैंने जानता, पर बतेरी जगहों पे लगे हैं। अब सवाल यहां भी लगे हैं। अब सवाल यह है कि वो पैसा कहां से आता है? इनको तो अपनी कमीशन के लिए पूरे प्रदेश को लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं लोग। उसमें भी कमीशन बाजी हुई और अब इनमें भी कमीशन बाजी हुई। और ये हो किसके लिए रहा है? ये हो रहा है उनके लिए जिन बड़े बड़े लोगों के यहां ये मीटर बनते हैं, ये हो उनके लिए रहा है। बेहड़ जी का जो विरोध था वो पूरे प्रदेश में निश्चित रूप में एक जायज बात थी, तो आज की तरफ फैला। तो ये हम धरातल पर कर रहे हैं, जनता के हितों की लड़ाई को हम धरातल पे लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस को कमजोर करने की कवायद केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं, उसको भी हम जनता के सामने बेनकाब करेंगे। 2027 का चुनाव आने वाला है, आप कह रहे हैं लगातार भाजपा जो घपले कर चुनाव जीत रही है, जी घपले कर चुनाव जीत रही है। कोई और भी पूछना चाह रहे हैं? तो 2027 का चुनाव फिर कैसे जीतेंगे? श्रीमान जी, एक इनका ये आखिरी प्रश्न है, हालांकि इन्होंने 2-3 कर दिए, पर फिर भी इनको मैं मौका दे रहा हूं कि एक पूछ लिया उन्होंने तो उसका जवाब देना जरूरी है। 2027 के लिए हम सचेत हैं कि जिस प्रकार से 2022 का चुनाव उन्होंने एक झूठ को फैलाकर जीता, हम उस बात से पूरी तरह सचेत हैं। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, हल्द्वानी में हम कुछ 2-2.5 हजार वोट से पीछे रहे और वो भी सब गड़बड़ करके ये लोग जीते हैं, कुछ उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने वहां कमी रखी थी उस झूठ को दोबारा फैलाने की? जो सांप्रदायिकता उन्होंने फिर फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि नहीं, अब समझ गए लोग कि भाई ये गलत है। तो हमारा काम है कि जनता में अलख जगाए रखना और इस अलख को जगाते हुए हम 2027 को फतेह करेंगे। अब आप बताइए, आप पूछिए। नेशनल गेम्स अभी हुए हैं और आपकी पार्टी की ओर से स्टेटमेंट आया कि कई सारे गेम्स में बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाया गया है और मेडल भी जीते हैं, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, नेशनल गेम्स के दौरान तो ये भी आया कि किसी को जिताने के लिए कुछ मांग की गई, बाद में उन्होंने उस कोच को या वो जो अधिकारी थे जिनके हाथ में भी वो काम था उनको हटाया, सस्पेंड किया। लेकिन ये बात वहाँ भी सामने आई। मैंने एक बात कही है और वो सब पर लागू होती है कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत सिंपल है। मैं जिस चीज का हेड हूं, अगर मेरी प्रैक्टिस करप्ट होगी
तो मेरे नीचे रहने काम करने वाले लोग सब करप्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे। और अगर मेरी प्रैक्टिस ईमानदार होगी तो नीचे गड़बड़ करने वाले लोग उससे डरेंगे कि भाई मुझे भी नहीं करना है गड़बड़। तो यहां हो ये गया कि दिल्ली से लेकर यहां तक सब जगह जगह इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं। तो आरोप तो लगाया गया, यशपाल आर्य जी ने भी कहा कि बाहरी खिलाड़ियों को खिलाया गया है। नहीं होना कोई चाहिए। ऐसा प्रमाण नहीं खेलों के है विकास आपके के लिए, खेलों के और खिलाड़ियों के विकास के लिए राज्य स्तर पर नीतियां बननी चाहिए जिसमें कि राज्य के लड़कों को मौका मिले और वो जीत के आए। इस बार सदन में बजट भी कम किया गया है, खेलों का बजट कम, रखे गए थे, खेलों का बजट कम किया गया। सैलरी मेरी बात सुनिए, शिक्षा का बजट कम किया गया, केंद्र के स्तर पर शिक्षा का बजट कम किया गया। सवाल यह है कि किसी को पढ़ाई मिले, पढ़ाई अच्छी शिक्षा मिले, उससे बीजेपी को क्या फायदा होना है? बीजेपी को तो इससे फायदा होना है कि जो उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले वो ज्यादा फायदेमंद है। तो वो पैसा अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खर्च कर रहे हैं बजाय शिक्षा के बजट के, खेल के बजट के। डेमोग्राफी की बात जो करते हैं, जी। डेमोग्राफी बदल रही है, जो यहाँ लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में, जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं तो वो देश के नागरिक हैं ना। हाँ बिल्कुल। उसको लेके क्यों इस तरह का भ्रम फैलाती है भाजपा? देखिए मेरी बात सुनिए, हम सबके पास दो आइडेंटिटी हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी हम उत्तराखंड के लोग हैं और नंबर 2 आइडेंटिटी हम भारत के लोग हैं। ये प्रत्येक भारतीय को स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर 2 आइडेंटिटी दिलाता है। हमें अपनी दोनों आइडेंटिटीज को अक्षुण्ण रखना है। जो नियमानुसार सरकारों के पहले नियम होते थे कि मूल निवासी कौन है, स्थायी निवासी कौन है, लेकिन अब ढील देते 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 1 साल कर दिया इस सरकार ने, तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई 1 साल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पहले नियम थे कि 15 साल कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो वो उसका जो है डोमिसाइल वहां बन जाता था, वो स्थायी निवासी वहां का कहलाता था। तो उसका लोग थोड़ी विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि ढील देते 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 इस उत्तराखंड की देवभूमि को लोगों के लिए नंदनवन बना दिया। उसका विरोध कर रहे हैं लोग कि 1 साल रहिए और लिव एंड रिलेशन का वो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, तुम्हारे लिए ये नंदनवन है। 82 घंटा हो गया। तो क्या है ये सब? इस बात का विरोध कर रहे हैं लोग। तो इन दोनों चीजों में फर्क है। हमें ये अधिकार है कि हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को और अपने स्टेट लेवल की आइडेंटिटी को अक्षुण्ण रखें। ये हमारा अधिकार है और हम उस अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। लास्ट सवाल, महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया है जिन्होंने कहा कि मुकदमे दर्ज कराएंगे चाहे सोशल मीडिया पर। मैं महेंद्र भट्ट जी के बयान पर उसी स्तर का बयान नहीं दे सकता क्योंकि हम इतने नीचे नहीं उतर सकते। अब आप बताइए, पब्लिक को धमका रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे लिखेगा हम मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि ये इन पर नजर रखी जाए। ये धमकाने की बात है। इसलिए महेंद्र भट्ट जी का पुरजोर विरोध हो रहा है, पुरजोर विरोध हो रहा है। वो राज्यसभा चले गए हैं, लेकिन मैं महेंद्र भट्ट जी को कह रहा हूं कि जिस दिन वो जनता के वोट मांगने के लिए क्षेत्र में जाएंगे, लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि उन्होंने इस लड़ाई में किसका साथ दिया। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कांग्रेस 2027 के लिए क्या करने वाली है? फिर से वही के धरातल पे कब से उतरने वाली है उस लेवल पे? भाई मेरी बात सुनो, कर रहे हैं मैं रुद्रपुर में हूँ और आपने यही प्रश्न दोबारा कर लिया। दोबारा कर दिया मैंने। तो इसका मतलब है कि आप इनके धरातल के किए हुए कामों को अनदेखा कर रहे हैं क्या? बड़ा आंदोलन ये, तब अब इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हम राज्य तक फैलाएंगे। एक ये सब्जेक्ट नहीं है, कई सब्जेक्ट हैं। ये जो करंट में जो चल रहा है, ये कई, जैसे यूसीसी पे ठगा, जैसे जमीन के ये जो भू कानून पे ठगा, इन मुद्दों को जनता तक घर घर तक ले जाएंगे। अभी मैं अगर उधम सिंह नगर में यहाँ पर रुद्रपुर में आ रखा हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अल्मोड़ा और पौड़ी नहीं जाना है। हम सब ने, हमारे प्रदेश के पूरे संगठन ने अल्मोड़ा और पौड़ी में भी इस प्रकार लोगों को जन जागरूकता अभियान के तहत उनको जगाने का काम करना है। तो हमारा ये काम बिल्कुल जमीन के लेवल से होगा। चलिए लाइए चाय बड़ा